बच्चों, आज हम क्लास 8 की भूगोल की टेक्स्ट बुक पृथ्वी और हमारा जीवन का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में दिए गए आपके होमवर्क के विषय में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। बच्चों, उसमें मैंने आपको सही जोड़े बनाओ और रिक्त स्थानों की पूर्ति दी थी। पहले मैं उसकी बात करती हूँ। सही जोड़े बनाइए। कोयला मानव पूरित संसाधन, सौर प्रकाश जीवाश्मी संसाधन, वन अक्षयशील संसाधन। ये जोड़े गलत हैं। इन्हें हम सही उत्तर में ऐसे लिखेंगे: कोयला जीवाश्मी संसाधन, सौर प्रकाश अक्षयशील संसाधन और वन मानव पूरित संसाधन। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। ख उपजाऊ भूमि स्थानिक संसाधन है। ग संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया था मैंने कि आप मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधनों की एक सूची बनाएंगे, जो आपके परिवेश में आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं उनके आधार पर, या आपने देखी हुई हैं तो आपने सूची बनाई होगी। नहीं बनाई है तो आप इससे देख सकते हैं। मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या हैं? नदी, पहाड़, झरना, खदानें। और मानव निर्मित संसाधन में नहरें, बांध, पुल और विभिन्न चीज़ों से बनी दैनिक जीवन की वस्तुएं, जैसे हथौड़ी, हसिया, सिलबट्टा, पेंसिल, कागज़, कपड़े। हाँ, तो आपने अब ये नोट कर लिया होगा। अब हम भूगोल के सेकंड लेसन, जिसका शीर्षक है कृषि एवं सिंचाई का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कृषि क्या है, कृषि का क्या अर्थ है, कृषि किसे कहते हैं, या कृषि की आवश्यकता हमें क्यों हुई, या लोगों ने खेती करना क्यों आरंभ किया। आप कृषि को साधारण भाषा में खेती के नाम से भी जानते हैं। अपने गांव में, कस्बे में, पास पड़ोस में आपने सबको खेतों पर जाते देखा होगा। आप सोचते होंगे कि लोग खेतों में जाकर क्या करते हैं। क्या कभी आप भी अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने गए हैं, जैसे फसल बोने, काटने या फिर अनाज लाने? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। कृषि हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, या ये कह सकते हैं कि कृषि हमारे देश का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। इसका हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आप ये जानते हैं कि कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है? कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें हम फसल कहते हैं, और सामान्यतः हम उसे ही कृषि से जोड़ते हैं। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। और वानिकी, मत्स्य पालन, इन्हें भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगर हम सोचें कि सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव ने अनाज के दानों की खेती करने के लिए, अनाज के दानों को उगाने के लिए ही कृषि का प्रयोग किया होगा। पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीक़ों में बहुत अंतर आ गया है। इसे हम
गांव में देखकर भी जान सकते हैं और अगर हम गांव में नहीं रहते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस पर चर्चा करके भी जान सकते हैं कि प्राचीन समय में खेती करने का तरीका क्या था और अब गांव के लोग कैसे खेती करते हैं। पहले गांव में खेत को जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर क्या है? कृषि का एक आधुनिक उपकरण है। आपके गांव में भी लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कुछ लोग केवल अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी खेती करते होंगे, लेकिन कुछ लोग पास के बाज़ारों में भी बेचने जाते होंगे खेती की फसलें। तो पता कीजिए आपके गांव या कस्बे में कौन कौन से लोग हैं जो फसलें बाज़ार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे हम फसल का विशिष्टीकरण भी कह सकते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा हमारे देश भारत में मिट्टियों की विविधता के कारण सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है खाद्यान्न फसलें, जिनमें अनाज होते हैं गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। दूसरा है नकदी फसलें। ये वे फसलें होती हैं जिन्हें किसान तैयार करने के बाद तुरंत उसका प्रयोग नहीं कर सकता, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। जैसे गन्ना को अगर गन्ने का खेत लगाया किसान ने तो वो उस पूरी फसल को खुद कंज्यूम नहीं कर सकता, खुद उसको नहीं खा सकता। उससे गुड़ और क्या बनता है? चीनी बनती है। तीसरे प्रकार की फसलों में आता है पेय एवं बागाती फसलें। इसमें चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले इत्यादि आते हैं। आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। पता कीजिए कि बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं। आप लोगों में से जो बच्चे अपने पिता या भाई के साथ खेतों में काम करने के लिए जाते होंगे वो ज़रूर इसकी थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। कृषि के फसलों के प्रकार उनके बोने और काटने के समय के आधार पर 3 हैं। पहला है रबी की फसल। इसका समय है जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। इसकी प्रमुख उपजें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और राई। दूसरा प्रकार है खरीफ की फसलें। इसका समय है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। इसकी उपजें हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली इत्यादि। तीसरे प्रकार की फसलें हैं जायद की फसलें। इनका समय है मार्च अप्रैल में बोना और उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। ये जल्दी तैयार हो जाती हैं। इनमें उपजें आती हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी और कुछ सब्जियां जैसे तरोई वगैरह। फसलों के प्रकार जानने के बाद आइए अब अपने देश की कुछ मुख्य उपजों जैसे चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि के विषय में भी जान लें। ये फसलें
हमारे देश में अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। इनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और विदेशों को भी इनका निर्यात किया जाता है। जैसे चावल, पहली फसल है चावल। ये भारत विश्व का लगभग 22% चावल उत्पादित करता है और चीन के बाद भारत विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं? अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी। इसको आप भारत के नक्शे में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर से किया हुआ है वो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। ये भारत के वह क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि चावल भारत में कब से उगाया जा रहा है? तो इसका पता लगाया गया है और इसे सिद्ध किया गया है कि चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। अतः यह भारत की एक बहुत प्राचीन फसल है। दूसरी प्रमुख फसल है गेहूँ। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं भारत के कुछ प्रदेशों में मिलती हैं जहां पर ये अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यानी प्रथम नंबर पर उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। इसके लिए आवश्यक दशाएं दोमट मिट्टी का होना, सामान्य वर्षा, इसलिए इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है और पकते समय गर्म मौसम चाहिए होता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आप भारत के मानचित्र में इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर डार्क ब्राउन और पर्पल कलर से जो स्थान दिखाए गए हैं उनमें गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। जो ब्राउन कलर से दिखाए गए हैं या डार्क कलर से दिखाए गए हैं वो भारत के मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं और जो पर्पल कलर से देखे हैं आपने वो गौड़ यानी कि उन राज्यों में भी होता है लेकिन बहुत अच्छी किस्म का और बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं होती है। अब देखते हैं हम तीसरी प्रमुख फसल दालें। जो हमारा प्रमुख अनाज है उनके साथ चावल, गेहूं और दालें। तो दालों के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं? प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में दालें अच्छी हो जाती हैं क्योंकि कई प्रकार की दालें होती हैं। सामान्य वर्षा और इसमें कम मेहनत की भी आवश्यकता होती है और अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती हैं। यानी कि अगर कोई खेत खाली है तो वहाँ पर अगर हम दाल बो देते हैं, ये कम समय में भी तैयार हो जाती हैं कुछ दालें, तो वो खेत की मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। जबकि अरहर की दाल जो है वो पूरे 11 महीने खेत में लगी रहती है। दालों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम एक और प्रमुख फसल गन्ना, जो भारत की प्रमुख नकदी फसल है और इसके लिए आवश्यक दशाएं हैं उपजाऊ मिट्टी और गर्म तथा नम जलवायु। गन्ने की खेती या जैसे आप लोगों ने गेहूं, चावल और दाल की खेती देखी होगी वैसे ही आपने गन्ने की खेती भी देखी होगी अगर आप उस क्षेत्र में रह रहे हैं या उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। गन्ना के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो आप इस
भारत के मानचित्र में ग्रीन कलर से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात। गन्ना को नकदी फसल क्यों कहते हैं, ये तो आपको अभी बताया ही कि आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वो किससे बनता है, गन्ने से बनता है, और चीनी भी गन्ने से बनती है। तो गन्ने को उगाने के बाद उससे गुड़ और चीनी बनाकर ही किसान डायरेक्ट उससे नकद नहीं प्राप्त कर सकता है, और इन्हें गन्ने को बेचकर जब वो चीनी मिल में गन्ना जाता है तब वहाँ पर चीनी के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं अधिक वर्षा और गर्मी तथा पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके, नहीं तो क्या होता है कि चाय की जड़ें गल जाती हैं। इसके पौधे बहुत बड़े नहीं होते हैं। चाय के बारे में एक संक्षिप्त सी कहानी भी है कि विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी, और शुरू में ये आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसको एक औषधीय पेय भी समझा जाता था, किंतु जब अंग्रेज़ों ने भारत पर राज्य किया तो उपनिवेशवादी अंग्रेज़ों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी और चाय की बड़े पैमाने पर खेती करने लगे थे। और इस बड़े पैमाने पर जो खेती चाय की जाती है उसे हम बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को आप भारत के मानचित्र में इस प्रकार देख सकते हैं। जो कलर हिस्सा दिखाया जा रहा है वो थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पर चाय उत्पादित की जाती है। पूर्व में दिख रहा है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी ढाल। इसी तरह कहवा या कॉफ़ी भी चाय की तरह का एक पेय पदार्थ होता है और ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। अगली फसल है कपास। कपास आप जानते हैं क्या होता है, रुई। इसके लिए आवश्यक दशाएं, भौगोलिक दशाएं हैं काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु और 100 सेमी वर्षा अथवा सिंचाई का उचित प्रबंध और उपजाऊ मिट्टी। भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ये भारत के मानचित्र में जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है वो कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। उसके अलावा दूसरी फसल है जूट, जो अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसकी खेती भारत के जिन हिस्सों में प्रमुख रूप से की जाती है वो इसमें डार्क कलर से, इस मानचित्र में डार्क कलर से शो किए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये आप मानचित्र में देख सकते हैं कि ये समुद्री तटों वाले हिस्से हैं जहाँ पर नम और गर्म जलवायु पाई जाती है। अब आप सोचते होंगे कि कपास हमारे किस किस काम आती है या जूट से क्या क्या बनाया जाता है। तो कपास यानी रुई से हम क्या बनाते हैं, सूती धागे, और सूती धागों से सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। जूट से क्या बनाया जाता है, जूट से हम बोरे बनाते हैं। मुख्य काम क्या है इसका, जूट से बोरे बनाना, रस्सी बनाना और विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाना। अभी हमने इसमें पढ़ा था कि
कि भारत की राष्ट्रीय आय में 17% कृषि से इनकम होती है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल यानी कुल मूल्य होती है। यह किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। दूसरा है नकदी फसल, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। दूसरों के उपयोग अर्थात बेचने के लिए उत्पादित फसल जिससे नकद की आय प्राप्ति होती है, इसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करता। जैसे मैंने आपको गन्ना का उदाहरण दिया था। आपने कभी ये सोचा है कि खेती करने में कौन कौन सी परेशानियां भी आती हैं? अगर आप पापा या भैया के साथ खेत जाते रहे हैं खेती के कामों के लिए, तो आप अवश्य इन बातों से रूबरू हुए होंगे कि कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय बना रहता है। अच्छे बीज और खाद समय से न मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर भी फसल का उत्पादन प्रतिकूल हो जाता है। यह सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर को प्राप्त करना है। ऐसे विकास को प्रोन्नत करना है जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। कृषकों को अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने ये कुछ व्यवस्थाएं की हैं। जैसे पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित कर दी जाती है, ये सरकार द्वारा की जाती है। इसी प्रकार इन फसलों की खरीद और बेच हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। आने जाने व फसलों की ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया गया, यानी खेत से जब फसलों को ले जाते हैं या फिर बीजों को लेकर आते हैं तो आने जाने के लिए साधन सुलभ मार्गों का निर्माण किया गया है। साथ ही अगर फसल एक्सेस हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके संरक्षण के लिए गोदाम और शीतघरों की स्थापना की गई है, जो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आलू वगैरह कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, यानी फसल को बोने में और बुआई से लेकर के कटाई तक जो पैसा लग रहा है, अगर वो किसान के पास उसकी कमी है तो उसके लिए सरकार की तरफ से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का भी प्राविधान किया हुआ है। विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जाना। फसल बीमा योजना क्या है? यानी किसी भी प्राकृतिक आपदा से या किसी मानवीय आपदा से फसल बर्बाद हो गई तो जो पैसा किसान ने उसमें लगाया था वो बीमा योजनाओं के द्वारा उसको वापस मिल सकता है। फसलों और खेतों के संबंध में बात करते समय आपने अपने घर में या पास पड़ोस में चकबंदी की बात ज़रूर सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि चकबंदी क्या है? चकबंदी को इसमें आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। नीचे के चित्र में देखिए कई रंग के खाने बने हैं। मान लीजिए कि एक रंग के चौकोर खाने एक व्यक्ति के इधर उधर बिखरे हुए खेत हैं और सादे खानों में अलग अलग व्यक्तियों के बिखरे खेतों को मिलाकर एक जगह करना, यानी चकबंदी क्या है? किसान के बिखरे हुए इधर उधर बिखरे हुए जो ज़मीन है
उसी ज़मीन के बराबर एक जगह उस किसान को जो स्थान दे दिया जाता है वही चकबंदी कहलाता है। अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती और साथ में इसमें लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी हुई जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है और यही चकबंदी कहलाता है। कृषि के लिए एक आवश्यक बात है सिंचाई। सिंचाई के बिना कृषि का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसको तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कभी कभी गमलों में पौधों में यदि पानी ना डाला जाए तो क्या होता है, वो सूख जाते हैं। तो पौधों को या फसलों को पानी की आवश्यकता होती है और किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो ये किस प्रकार सिंचाई करते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। सिंचाई के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। तो सिंचाई के साधन कुएं, नलकूप, नहर, तालाब इत्यादि प्रमुख साधन हैं। आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? कृषि के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित व असमान हैं। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई के साधन थे कुएं और तालाब। दक्षिण के पठारी भागों में अभी भी तालाबों से अधिकतर सिंचाई की जाती है। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर भी सिंचाई की सुविधाएं दी हुई हैं और उत्तर भारत में नहरों के द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि दक्षिण भारत में तालाब अधिक क्यों हैं? दक्षिण भारत में नदियाँ पाई जाती हैं उनमें कृष्णा, कावेरी और गोदावरी केवल 3 नदियाँ हैं, जबकि उत्तर भारत में बहुत सी नदियाँ हैं और नहरें नदियों से ही निकाली जाती हैं। तो वहाँ नदियों की कमी होने के कारण और वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है। दक्षिण भारत में बारिश अधिक होती है तो बारिश के पानी को वो लोग तालाब में इकट्ठा करके सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं और उत्तर भारत में अधिक नदियाँ होने के कारण यहाँ पर नहरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है और नहरों का प्रयोग सिंचाई के लिए अधिक किया जाता है। आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। ड्रिप यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी छिड़काव वाली सिंचाई। यह दोनों पद्धतियां भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं क्योंकि इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। भारत का मध्य पश्चिम भाग सूखा प्रभावित है और वहाँ पर पानी की कमी है, इसलिए वहाँ इस पद्धति का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हरित क्रांति। इसमें हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था और इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के लिए मुख्य बातें थीं अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग, जैसे गेहूं की कुछ उन्नत किस्में हैं सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा और धान की कुछ किस्में हैं IR, ताइचुंग 65, जया,
पद्मा, पंकज, जमुना और साबरमती। रासायनिक खादों, हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक खादों के प्रयोग पर भी जोर दिया गया, जिसमें अमोनियम सल्फेट, यूरिया सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाया गया, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई, ढांचा या नीम की खली आदि को सड़ाकर खाद बनाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। फसलों को कीटों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया गया। कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाबों आदि को बनाने का कार्य किया गया और इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति है। खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम खाद है। किंतु अगर हम देखें हरित क्रांति का दूसरा पहलू, तो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग यानी रासायनिक खादों का प्रयोग करने से पैदावार में तो बढ़ोतरी अवश्य हुई है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। अर्थात जब हम उस फसल उत्पादन को प्रयोग में लाते हैं तो उसको खाने पीने वाले प्राणी के अंदर भी ये रसायन पहुंचकर कुछ बीमारियों को जन्म देते हैं और जो कि मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और मिट्टी और जल के स्रोत को भी प्रदूषित करते हैं। अतः हमें जैविक खाद के प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए। बच्चों, अब हम पाठ पे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? उत्तर, जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है तथा जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? उत्तर, चावल के उत्पादन के लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं? उत्तर, भारत में चकबंदी से किसानों के इधर उधर बिखरे खेतों को एक जगह एक साथ कर दिया गया है, जिससे खेती सही ढंग से की जा रही है और लागत भी कम आती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभावों को लिखिए। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गेड ने किया। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ष 1966-67 में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के प्रयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाया। जहाँ इसमें उपरोक्त विकास की बातें थीं, वहीं इसमें रासायनिक खादों, उर्वरकों का प्रयोग मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी लाने वाला था। जैविक खाद खेती के लिए सर्वोत्तम खाद होती है।
बच्चों, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे पढ़े गए पाठ के आधार पर आपको पूरा करना है। क है कृषि कार्य के लिए कृषि के साथ साथ डैश को शामिल किया जाता है। ख गन्ना भारत की डैश फसल है। ग चावल के लिए डैश तथा डैश की आवश्यकता होती है। घ खरीफ की फसलें डैश में बोई और डैश में काटी जाती है। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन डैश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। फसल समय, फसल, रबी, चावल, खरीफ, गेहूँ, जायद, तरबूज। अगला है सही पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क सोनारा व सरवती धान की उन्नत किस्में हैं। अगर ये सही है तो इस पे आपको सही का निशान लगाना है और गलत तो गलत का निशान। ख खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है। ग चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं। घ उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। इन सबको आप इन तीनों प्रश्नों को गृह कार्य में करेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोगों को अपने परिवेश की विभिन्न खाद्यान्न व नकदी फसलों की अलग अलग एक सूची बनानी है, जिसमें आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, अपने आसपास के अन्य लोगों की भी मदद ले सकते हैं। इसके साथ आप अपना एक ऐसा अनुभव लिखिएगा कि आप किसी आसपास की किसी मंडी में भ्रमण करने गए हों और वहाँ आपने क्या अनुभव किया। इन्हें कुछ पंक्तियों में ही आपको व्यक्त करना है।